नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में कि नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में चीन का क्या खेल है, इस खेल की क्या कमजोरियां हैं, भारत की इस मामले में क्या ताकत है और इस खेल को ख़त्म करने के लिए भारत क्या करने वाला है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर आपको लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। इस चैनल में हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि हम आपको समझाएं न्यूज़ के पीछे के कारण, ताकि न्यूज़ जब ब्रेक हो उससे पहले आपकी समझ में आ जाए, यानी आप न्यूज़ ब्रेक होने से पहले समझ पाएँ कि न्यूज़ है क्या, कैसे बनी, किसने बनाई। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि समस्या हो क्या रही है। जैसे आप लोग जानते हैं, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है जिसने कि पिछले 2 महीने में अचानक कुछ बूस्ट या हॉर्लिक्स कुछ पी लिया है, तो उसमें बहुत ताकत आ गई है। तो अब ये लोगों ने क्या किया कि उठा के अपने बॉर्डर के मैप चेंज कर दिए। जो बॉर्डर 150 साल से ये लोग भारत में मान रहे थे, अब ये कहते हैं नहीं भाई, ये तो हमारा है। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, भारत के साथ अपने बॉर्डर पर पुलिस चौकी बनानी शुरू कर दी है, हेलीपैड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में तो इन्होंने गोली चलाकर एक भारतीय की जान दी। नेपाल की सबसे बड़ी हिंदी मैगजीन हिमालिनी, जो कि भारत और नेपाल को जोड़ने का काम करती थी, उसको भी ज़बरदस्ती बंद करा दिया गया है और स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि हर स्कूल में चीनी भाषा मैंड्रिन पढ़ाने के लिए चीन से खास तौर पर शिक्षक आ रहे हैं, यानी कि चीन के शिक्षकों को नौकरी मिल रही है नेपाल में चीन की भाषा पढ़ाने के लिए, और उसको पैसे देंगे नेपाली। तो आप समझे ना, नौकरी चीनियों को मिल रही है और पैसे नेपाली दे रहे हैं वो भाषा सीखने के लिए जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। खैर चलो, तो कहानी की शुरुआत हम करेंगे थोड़ा सा पीछे से। 1920 से 1950 का जो समय था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे प्रबलता का समय था। रूस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति था। भारत में भी आप देखेंगे भगत सिंह, नेताजी, ये लोग भी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। चीन में 1949 में माओवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो इन सब हालात में नेपाल बेचारा छोटा सा देश कहाँ से बचा रख सकता था। उसी समय में नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और लड़ाई शुरू हो गई। अब कम्युनिस्ट आप क्या करते हैं, देखिए समझिए कि 2 तरफ से ये लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ आपका राजनीतिक पार्टी बनेगी जो कि उल्टी सीधी बातें करेगी। भारत के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये लोग मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट हैं। हालांकि मुलायम यादव, लालू यादव वगैरह भी अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन ये फिर भी थोड़े से हटे हुए विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल, योगेंद्र यादव और कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीताराम येचुरी वगैरह, आप जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गए खासकर, ये लोग मेन स्ट्रीम पार्टी है जो कि आगे बढ़कर शोर शराबा करेगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाएंगे कि जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, गरीब आदमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बात करेंगे बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल, जो कि किया नहीं जा सकता। बिल्कुल उच्च आदर्शवादी बातें करेंगे जिनको करने का इनका कोई इरादा नहीं होता, सिर्फ गरीब आदमी को मूर्ख बनाना होता है। तो ये माहौल तैयार करते हैं, पैसे का जुगाड़ करते हैं। दूसरे इनके साथी होंगे जंगल में, कोई दूर दराज का इलाका पकड़ेंगे, उस इलाके को बिल्कुल रोक देंगे। उस इलाके में ना कोई सड़कें बनेगी, ना कोई विकास होगा, ना स्कूल होगा, ना अस्पताल होगा, कुछ नहीं होगा। लोग पिछड़े हुए रह जाएंगे। उनको फिर समझाया जाएगा तुम्हारे लिए सरकार कुछ नहीं करती, तुम्हें आंदोलन करना है। तो शुरुआत होगी पीपल्स वार। ये आप बहुत बार सुनेंगे टर्म। चाइना की आर्मी क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइनीज आर्मी नहीं है जैसे इंडियन नेशनल आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। तो सेम आर्मी बनी नेपाल में भी, सालों साल लड़ते रहे। आइडियोलॉजी इंडिया से, उधर माओवादियों का समर्थन चीन से भी आ रहा था, हथियार आ रहे चीन से। तो इस माहौल में भारत की तरफ से सरकार ढीली पड़ गई, क्योंकि आप जानते हो बीच में हमारे यहाँ से सरकार थी जिनको सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब होता, उनको कोई मतलब नहीं था यहाँ भारत का क्या हो रहा था, वो नेपाल को कहाँ संभालने वाले थे। ऐसे हालात में नेपाल कमज़ोर पड़ गया और वहाँ के राजा को माओवादियों के आगे हथियार डालने पड़े। तो नेपाल में दुनिया का पहला देश है जहाँ पर एक चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनी है, नहीं तो हर जगह ये लोग हथियारों के दम पर ही कब्जा करते हैं। तो जब कम्युनिस्ट सरकार बन गई तो धीरे धीरे उन्होंने अपने माई बाप चीन की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और भारत से उन्होंने दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। आप देखेंगे पिछले करीबन 15-20 साल से लगातार चीन के और भारत की दूरियां बढ़ रही थी। नेपाल के लोगों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि कम्युनिस्ट कभी भी जहाँ कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ लोगों की नहीं चलती है। तो नेपाली लोग बहुत अच्छे हैं, उनके बहुत सारे गोरखा सैनिक भी हैं जो भारत की सेना में लड़ रहे हैं पूरी बहादुरी से। और भी लोग हैं जो भारत में भी अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ भी व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और नेपाल में भी भारतीय लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों एक जैसे लोग हैं।
यहाँ तक कि सीमावर्ती इलाकों में तो इधर से उधर शादियाँ भी होती रहती हैं, जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। लेकिन कम्युनिस्टों ने उसमें जहल घोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र जो इकलौता हुआ करता था वहाँ से हटाकर एक सेकुलर देश घोषित कर दिया। इससे क्या असर हुआ कि चर्च की गतिविधियाँ वहाँ से बहुत बढ़ गई। सीमा के इलाकों में दुनिया भर के मदरसे खुल गए। धीरे धीरे लगातार भारत के लिए जहर घुलाता आने लगा। नेपाल में जिसको भी पॉपुलर होना था सबसे आसान तरीका था भारत को गाली दो, और ये सब कुछ चलता रहा। ये भारत की सरकारें रोक सकती थी बहुत पहले, लेकिन कुछ कमजोरियाँ थी, कुछ उधर से चीन ने ज़्यादा जोर लगाया। तो बिकाऊ लोग हर जगह होते हैं, कम्युनिस्ट लोग हमेशा इसी काम में लगे रहते हैं। केपी ओली जो आप आज का प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, वहाँ पर उसकी नेपाल तक में खुद को इज्जत नहीं है। सारा नेपाल उसको महाभ्रष्ट आदमी के तौर पे जानता है। यहाँ तक कि जब पीछे नेपाल में हंगामा हुआ था कि भारत ने ब्लॉकेड कर दिया, जो कि मदेशियों का झगड़ा था असल में, तो उस टाइम पे भी केपी ओली ने दूसरे इलाके को ब्लॉक करके, जहाँ की कोई ब्लॉकेज नहीं थी, वहाँ ब्लॉकेज करके और दिन का 1 करोड़ रुपए के हिसाब से कमाया है। तो इतने महाभ्रष्ट आदमी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, और जब उसकी सरकार बिल्कुल जाने वाली थी तब चीन ने सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को इकट्ठा करके और उसकी सरकार बना दी। इसके बाद यहाँ भी कहा जा रहा है कि अभी जो एक्चुअल में अभी एकदम से क्या हो गया, अभी ये हुआ कि 3 महीने पहले चीन की एक नई राजदूत नेपाल में आई, जिसका कि बहुत ज़्यादा आना जाना प्रधानमंत्री ओली के घर पे रहता है। तो लोगों का उनके बारे में कुछ कुछ कहना भी है कि उनके बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है, और ये कहा जाता है कि ओली उसके इशारों पर नाच रहा है। तो ऐसे महाभ्रष्ट आदमी जो कि सिर्फ अपने खुद के सोचते हैं, नेपाल से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं और भारत से तो कोई लेना देना ही नहीं। हर कम्युनिस्ट के लिए भारत उसका जानी दुश्मन है, चीन उसका माई बाप है। तो इस माहौल में उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि भारत और नेपाल के बीच में पूरी दुश्मनी हो। इससे होगा क्या? चाइना का प्लान क्या है? एक तो भारत और चीन के बीच में पहला बफर स्टेट तिब्बत वो खा चुके हैं, दूसरा बफर नेपाल वो भी उनके कब्जे में आ गया। उससे असर क्या होता है कि चीन की सेना, जो कि हमेशा से हजारों सालों से कभी भारत पर हमला नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में हिमालय पड़ता था, तो इस हिमालय को पार करने का उनको एक रास्ता मिल गया। नेपाल के रास्ते चीनी सेना पहली बार भारत के मैदानों पर हमला कर सकती है। आसान ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते में भारत की सेना उनको नेपाल में घुसकर भी रोक सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाला है। एक कदम आगे बढ़ गए, भारत और नेपाल की दोस्ती खत्म की, जिससे कि लड़ने के लिए कुछ और लोग बढ़ गए। तो आज के समय में आप लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप नेपालियों को इग्नोर कीजिए। आम नेपाली तो आम चीनी की तरह है, जो कुछ बोल नहीं सकता चीनी सरकार के खिलाफ। इसी तरह नेपाल में सिर्फ कुछ उल्टे सीधे कम्युनिस्ट, जैसे हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो लोग उल्टे सीधे बयान देते रहेंगे, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। बहुत थोड़े टाइम की बात है, निपट जाएंगे जल्दी। अब बात करते हैं हम इस प्लान की कमजोरी क्या है। इस प्लान की सबसे बड़ी 2 कमजोरियाँ हैं। सबसे पहली है ज्योग्राफी। नेपाल और चीन की दूरी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, बीच में पूरा तिब्बत खाली पड़ा है। तो चीन से कोई भी सामान नेपाल आना बहुत ही मुश्किल काम है। सदियों से हमेशा ही नेपाल का जो भी लेन देन रहा है वो भारत के साथ रहा है, तिब्बत के साथ कभी नहीं रहा, चीन के साथ कभी नहीं रहा। दूसरा, रोटी और बेटी का जो रिश्ता लोगों का आपस में है, हमारी संस्कृति एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आप सीमा के इस तरफ या उस तरफ देखेंगे, दोनों लोग एक जैसे हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाना पीना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और आपस में हमेशा एक साथ रहे हैं। रिश्तेदारियाँ लोगों की इधर उधर आते जाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो ये जो 2 कमज़ोरियाँ हैं, इनको आप 5-10 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। ज्योग्राफी को तो आप कभी नहीं बदल सकते। नेपाल का कभी भी भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता। चीन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सब्जी आटा ये चीज़ें पहुंचाना आसान काम नहीं होता है। और चीन कोई, आप समझिए, ऐसा देश नहीं है जिसे लोगों का दिल जीता है, उनको पैसा कमाना है। चीन की सारी कंपनियों पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है, तो वो लोग पैसा कमाने के लिए बैठे, उन्होंने नेपालियों का दिल नहीं जीतना है। इसका नतीजा ये है कि नेपाल में चीज़ों की कीमतें 5 से 6 गुना 10 गुना तक बढ़ चुकी हैं। जो फल सब्जी सब कुछ भारत से वो बड़े आसानी से घूम फिर कर खरीद के ले जाते थे, वो अब बंद हो चुका है। तो चीन से जो भी सामान आएगा वो पूरी कीमत वसूल करेंगे, उनको किसी का दिल जीतने का मतलब नहीं है। वो ये भी नहीं सोचेंगे थोड़े टाइम तक भारत के खिलाफ करना है, तो भी नहीं, पूरा पैसा वसूल करेंगे भाई। खाल उतार के ले जाने वाले लोग हैं ये 2 कमजोरियां होगी। अब इस मामले में भारत की ताकतें क्या हैं? भारत की ये दोनों ताकत तो आपको पता ही चल गई कि प्लान की कमजोरी है भाई, भारत की ताकत है। लेकिन इसके अलावा
इस मामले में भारत की ताकत क्या है? सबसे पहले वही ज्योग्राफी, सारा सब कुछ। नेपाल देखिए एक पहाड़ी देश है, वहाँ बहुत ज़्यादा खेती वगैरह नहीं हो सकती कभी भी, तो उनको खाने पीने का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें हमेशा से भारत से जाती रही हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत के पहाड़ी इलाकों में भी, मैदानी इलाकों से जाती हैं, भूटान में भी जाती हैं। वो आपस का लेन देन है, उनसे हम कुछ लेते हैं, वो हमसे कुछ लेते हैं। वो चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये रास्ते बंद होने की वजह से नेपाल में हाहाकार मचेगा, तो लोग कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ जाएंगे फिर से मजबूरी में। दूसरी बात, लोगों के आपस में रिश्ते हैं, लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, अगेन वही सरकार को संभालना भारी पड़ जाएगा। अब भारत इसके लिए कर क्या रहा है? आप देखेंगे कि भारत सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वो ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस मामले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाह रहे। वो जानते हैं कि ये सब सिर्फ कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर, जो चीन के इशारे पर शरारतें कर रही है। नेपाली लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बेचारे ज़बरदस्ती वहाँ फंस रहे हैं। नेपाल में 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को, जो कि भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, आज भी पेंशन जा रही है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। तो भारत सरकार इसमें चुप है। वो सीधे सीधे इनको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि अगर सुधर गए तो सुधर गए, और चुपचाप काम भी किया जा रहा है। जो कि आप सुन भी रहे हो, ओली खुद आकर केजरीवाल की तरह बोल रहा है कि मोदी मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। तो आप थोड़ा सा टाइम दो बस इनको। जो भी बकवास करते हैं कम्युनिस्ट लोग, इनको करने दो। आप नेपालियों को गालियाँ मत दो, इग्नोर करो जो वहाँ से उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो हमारे भाई हैं, कुछ समय के लिए वो कम्युनिस्टों के कब्जे में चले गए हैं। नेपाल में अभी इतना चल रहा है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंडा के बाद अब वाइस चेयरमैन बी गौतम भी ओली के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। पिछली कई सरकारी और पार्टी की मीटिंगों में ओली को या तो बीच में से भागना पड़ा है, या वो डर के मारे गया ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों के जवाब नहीं दे पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे अभी किसी तरह टिका हुआ है। लेकिन आप थोड़ा सा शांति रखिए, आप देखेंगे आपके सामने 6 महीने के आसपास में ये सरकार गिर चुकी होगी। ये लोग खुद भारत से माफ़ी मांगते हुए आएंगे कि हमारी सरकार बचाओ, हमारी जान बचाओ। नेपाली लोग इनको खुद संभाल लेंगे, इनको बहुत बुरी तरह निपटाया जाएगा। चीन तो निपटेगा, ये तो फ्री में खाम खाम निपट जाएंगे। तो इस तरह की जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी से कुछ भरपूर लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपको हम समझाने पे जोर दें कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ना कि ब्रेकिंग न्यूज़ दें। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।